नमस्कार दोस्तों, आज मैं हिंदी व्याकरण में क्रिया के बारे में बताऊंगा। ठीक है, क्रिया के बारे में पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो को शुरू के से लेके लास्ट तक आपको देखना है। ठीक है, एक रिक्वेस्ट था, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रिया के बारे में जानकारी देते हुए आगे चलते हैं। क्रिया क्या होता है, क्रिया की पूरी डिटेल मैं बताता हूँ आपको। क्रिया क्रिया क्या होता है? जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, व्याकरण में कोई भी वाक्य क्रिया के बिना पूरा नहीं होता है। इसे भी व्याकरण में एक विकारी शब्द माना जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ क्रिया के बारे में। ठीक है, क्रिया हमें समय सीमा के बारे में संकेत देती है। क्रिया के रूप की वजह से हमें यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है, भूतकाल में हो रहा है, हो चुका है या भविष्य काल में होगा। ये काल का चैप्टर है। अगर काल के बारे में पूरी जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है काल के बारे में, वहां पे लिंक पे क्लिक करें और काल के पूरी डिटेल आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को पूरा देखें, काल के बारे में समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे। क्रिया का निर्माण धातु से होता है। जब धातु में ना लगा दिया जाता है तब क्रिया बन जाती है। ठीक है, क्रिया को संज्ञा विशेषण से भी बनाया जाता है। ठीक है, अब संज्ञा और विशेषण के बारे में आपको पूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है, संज्ञा के बारे में भी और विशेषण के बारे में। वहां से आप संज्ञा और विशेषण के बारे में पूरा सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए। क्रिया का सार्थक शब्द के 8 वेदों में से एक माना जाता है। ठीक है, क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब क्रिया किसे कहते हैं मैं उसका उदाहरण बताता हूं। खाना, नाचना, खेलना, पढ़ना, मारना, पीटना, जाना, सोना, लिखना, जागना, रहना, गणना, दौड़ना, ये सारे क्या है? क्रिया है। क्या है ये सारे क्रिया है। ठीक है, अब आप ये मैंने बताया था कि क्रिया का निर्माण धातु से होता है। ठीक है, जब धातु में ना लगा दिया जाता है तब क्रिया बन जाती है। ठीक है, अब तो इसके बारे में, धातु के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब धातु किसे कहते हैं इसके बारे में देखते हैं। धातु जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है उसे धातु कहते हैं। धातु किसे कहते हैं? जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है उसे धातु कहते हैं। यह क्रिया का ही एक रूप होता है। ठीक है, यह क्रिया का ही एक रूप होता है। धातु को क्रिया का मूल रूप कहते हैं। ठीक है, जैसे बोल, पढ़, घूम, लिख, गा, हंस, देख, जा, खा, बोल, रा आदि, ये सारे धातु हैं। ठीक है, जैसे मूल धातु, समान धातु, धातु के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। मूल धातु, समान धातु, युतर्प धातु, यौगिक धातु। ठीक है, ये सारे धातु के भेद हैं। अब चलते हैं धातु के भेद के बारे में पहले जान लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर क्रिया पे चलेंगे। ठीक है, धातु के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। मूल धातु, समान धातु, उत्पूर्व और यौगिक। ठीक है, मूल धातु किसे कहते हैं? मूल धातु किसी पर आश्रित ना होकर स्वतंत्र होती है उसे मूल धातु कहते हैं। मूल धातु किसे कहते हैं? मूल धातु किसी पे आश्रित ना होकर स्वतंत्र होती है उसे मूल धातु कहते हैं। जैसे खा, पढ़, लिख, गा, जा, रो आदि, ये सारे क्या है? मूल धातु है। अब है समान धातु। समान धातु किसे कहते हैं? धातु में जो ना प्रत्यय जोड़कर उसका सरल रूप बनाया जाता है उसे सामान्य धातु कहते हैं। जैसे सोना, रोना, पढ़ना, बैठना, लिखना, बोलना, घूमना, गाना, हंसना, देखना, जाना, खाना, बोलना, रोना, ये सारे सामान्य धातु हैं। ठीक है, युपत्र धातु किसे कहते हैं? युतप युतप्न धातु। युतप्न धातु किसे कहते हैं? सामान्य धातु से प्रत्यय लगाकर या और किसी कारण से जो परिवर्तन किया जाते हैं
उसे व्युत्पन्न धातु कहते हैं। व्युत्पन्न धातु, जैसे पढ़वाना, कटवाना, दिलवाना, करवाना, सुलवाना, लिखवाना, बुलवाना, खिलवाना, धुलवाना आदि, ये सारे क्या है? व्युत्पन्न धातु। ठीक है। यौगिक धातु क्या होता है? यौगिक धातु के बारे में जानते हैं। यौगिक धातु को प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है। जैसे पढ़ना से पढ़, लिखना से लिखा, खाना से खिलाई, जाती जा। ठीक है। तो ये सारे जो है धातु के बारे में आप जान गए। ठीक है। अब चलते हैं क्रिया के बारे में जानते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक है। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब आते हैं अकर्मक क्रिया पे। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के बिना या कर्म रहित, जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है या जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन क्रियाओं का फल और व्यापार कर्ता को मिलता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, मरना, जीना, बसना, रोना, चमकना, हंसता, चलता, दौड़ता, लजाना, होना, बढ़ना, खेलना, अकरना, डरना, बैठना, उगना, जीना, चमकना, ढोलना, मरना, घटना, फंसना, जगना, बरसना, उलझना, कूदना आदि, ये सारे अकर्मक क्रिया के प्रकार हैं। ठीक है। अब उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। वह चढ़ता है, वे हंसते हैं, नीता खा रही है। ठीक है। इसमें जो जो क्रिया है ये इसका कर्म रहित है और सारे जो क्रेडिट ले रहा है वो कर्ता ले रहा है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया के रूप है। ठीक है। अब चलते हैं सकर्मक क्रिया पे। सकर्मक क्रिया क्या होता है? सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के साथ या कर्म सहित। अकर्मक क्रिया में कर्म के साथ नहीं था और कर्म रहित था। इसमें क्या है? उल्टा है, जस्ट अपोजिट है। कर्म का सकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कर्म के साथ या कर्म सहित जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों की वजह से कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वो चढ़ाई चढ़ता है, मैं खुशी से हंसता हूँ, नीता खाना खा रही है। ठीक है। इस तरह की क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं? सकर्मक क्रिया के 3 भेद होते हैं। एक कर्मक क्रिया, द्वि कर्मक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। ठीक है। क्या? अपूर्ण क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया क्या होता है? ठीक है। जिस क्रिया के केवल एक कर्म के पूरे होने का पता चलता है उसे पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह रोटी खाता है, श्याम टीवी देख रहा है, नौकर झाड़ू लगा रही है। इसमें एक ही क्रिया हो रहा है ना, इसलिए अकर्मक क्रिया होता है, इसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है। दूसरा क्या है? यह है पूर्ण द्विकर्मक क्रिया। ठीक है। द्विकर्मक क्रिया का अर्थ होता है दो कर्म वाला या दो कर्म सहित जिस क्रिया का साथ दो कर्मों के पूर्ण होने का पता चलता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें पहला कर्म प्राणीवाचक होता है और दूसरा कर्म निर्जीव होता है, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सोहन ने गुरुजी को प्रणाम किया। इसमें सोहन जो है प्राणीवाचक है और गुरुजी है वो निर्जीव है। ओ सॉरी, प्रणाम जो है जो दूसरा है वो प्राणीवाचक में प्रणाम है वो निर्जीव होते हैं। दूसरा क्रिया कर्म जो है निर्जीव तरह होता है। ठीक है। नर्स रोगी को दवा पिलाती है, श्याम अपने भाई के साथ टीवी देख रहा है, नौकर फिनाइल से पोछा लगा रहा है। इस तरह के जो क्रिया होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है।
अब चलते हैं आगे, अपूर्ण क्रिया पर चलते हैं। अपूर्ण क्रिया क्या होता है? अभी तक आपने एक कर्मक पूर्ण और पूर्ण द्विकर्मक देखा, अब अपूर्ण क्रिया पे देखते हैं। अपूर्ण क्रिया क्या होता है? जब क्रिया के होते हुए तथा क्रिया और कर्म के रहते हुए भी अकर्मक और सकर्मक क्रिया स्पष्ट अर्थ न दे, वह वहां पर अपूर्ण क्रिया होता है। ठीक है, इसके अर्थों को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे पूरक कहते हैं। ठीक है, जब क्रिया के होते हुए तथा क्रिया और कर्म के रहते हुए भी अकर्मक और सकर्मक क्रिया स्पष्ट अर्थ ना दे, वहां पर अपूर्ण क्रिया होता है। उनके अर्थों को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे पूरक कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, इनमें राष्ट्रपिता लिखने से अस्पष्टता आ गई है। तुम हो, तुम बुद्धिमान हो, मैं अगले वर्ष बन जाऊंगा, मैं अगले वर्ष अध्यापक बन जाऊंगा। तो पहले में कोई स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो दूसरे में एक शब्द लगाया गया है, उससे स्पष्ट हो रहा है पूरा वाक्य। तो इस तरह के वाक्य शब्द को क्या कहते हैं? पूरक शब्द कहते हैं। ठीक है, अपूर्ण क्रिया के कितने भेद होते हैं? अपूर्ण क्रिया के दो भेद होते हैं, अपूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अपूर्ण क्रिया पे देख लेते हैं पहले। अपूर्ण अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? कभी कभी कुछ अकर्मक क्रिया केवल कर्ता से स्पष्ट नहीं होती है, उन्हें पूरा करने के लिए उनके साथ संज्ञा और विशेषण पूरक की जगह पर लगाने पड़ते हैं, उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वो बीमार रहा। अपूर्ण सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अपूर्ण सकर्मक क्रिया, कभी कभी कुछ सकर्मक क्रिया का अर्थ कर्ता और कर्म के होते हुए भी स्पष्ट नहीं होता है, इसमें भी संज्ञा और विशेषण पूरक की जगह पर लगाने पड़ते हैं, उसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। आपने उसे महान बनाया। ठीक है, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो अपूर्ण सकर्मक क्रिया के होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, अब क्रिया के कितने भेद होते हैं? पहले मैंने बताया था दो क्रिया के होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के 11 भेद होते हैं। जैसे कौन कौन से? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरक क्रिया, पूर्णकालीन क्रिया, तत्कालीन क्रिया, कृदंत क्रिया, यौगिक क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया और विधि क्रिया। समान क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरक क्रिया, पूर्णकालीन क्रिया, तत्कालीन क्रिया, कृदंत क्रिया, यौगिक क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया और विधि क्रिया। ठीक है, अब बारी बारी से हम एक एक क्रिया पे के बारे में चलते हैं और उसका पूरी जानकारी आपको मैं देता हूं। ठीक है, सबसे पहला है सामान्य क्रिया। ठीक है, अब सामान्य क्रिया पे चलते हैं। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के रूप से काल विशेष का पता ना हो और उसके पीछे ना लगा हो, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। अर्थात जब वाक्य में एक क्रिया का पता चले उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे रोना, धोना, खाना, पीना, नाचना, कूदना, पढ़ना, नहाना, चलना, ये सारे सामान्य क्रिया के पार्ट हैं। ठीक है, जिसमें एक ही क्रिया का पता चलता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? चलते हैं संयुक्त क्रिया पे। संयुक्त क्रिया, जो क्रियाएं दो या दो से अधिक धातु से मिलकर बनी होती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अर्थात जो क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनी होती है उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया, तुम घर चले जाओ, इसमें दो क्रिया, खाना और खा लिया, दोनों अलग अलग क्रिया। ठीक है, चले और जाओ, चलना भी क्रिया है और जाओ भी क्रिया है, तो दो क्रिया होती है इसमें, तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? अब चलते हैं संयुक्त क्रिया के भेद पर। ठीक है,
अब संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, ठीक है। मैंने क्रिया के बारे में बताया था, अब उसका दूसरा पार्ट है संयुक्त क्रिया, उसके भी 11 भेद होते हैं। कौन कौन से? आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, नित्यात्व बोधक संयुक्त क्रिया, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, पूर्ण रुक्त संयुक्त क्रिया। ये 11 भेद हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं एक एक करके, इस 11 के बारे में मैं आपको बताता हूं, फिर उसके बाद उसके अगले क्रिया के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया के बारे में बताता हूं। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जिन संयुक्त क्रिया से हमें पता चले कि क्रिया आरंभ होने वाली है, उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जिन संयुक्त क्रिया से हमें पता चले कि क्रिया आरंभ होने वाली है, उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह नाचने लगी, बरसात होने लगी, राम खेलने लगा, ठीक है, इस तरह के, ठीक है। आगे क्या है? समाप्ति बोधक, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के समापन का पता चले, उसे समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह सो चुका है, राम खा चुका है, वह लड़ चुका है, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रियाओं से किसी क्रिया का विनष्पन कराने के लिए अवकाश का बोध कराया जाए, उसे अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि वह बहुत मुश्किल से सोने पाया है, जाने ना पाया। अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया के बारे में देख लेते हैं। चौथा है अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रिया से किसी क्रिया को करने की अनुमति दिए जाने का पता चले, उसे अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मुझे सोने दो, मुझे कहने दो, इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पांचवा क्या है? नित्याबोधक संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रिया से किसी क्रिया की नित्यता का या उसके खत्म न होने का पता चले, उसे नित्याबोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे नदी बह रही है, पेड़ बढ़ता गया, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो नित्याबोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। छठा क्या है? आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रियाओं से किसी क्रियाओं की आवश्यकता या कर्तव्य पता चले, उसे आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मुझे यह काम करना पड़ता है, मुझे यह काम करना चाहिए, ठीक है। निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। सातवां क्या है? निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया के व्यापक व्यापार की निश्चितता का पता चले, उसे निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह बीच में ही बोल उठा, मैं मार बैठूंगा। वो बीच में ही बोल उठा, मैं मार बैठूंगा। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आठवां क्या है? आठवां है इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। जिन संयुक्त क्रियाओं से क्रिया के करने की इच्छा का पता चले, उसे इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह घर आना चाहता है, मैं खाना चाहता हूं, ठीक है। आगे चलते हैं। नौवां क्या है?
अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया, जिन संयुक्त क्रियाओं से क्रिया को करने के अभ्यास का पता चले उसे अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब सामान्य भूतकाल की क्रियाओं में करना क्रिया लगा दी जाती है तब अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया बनती है। जैसे वो पढ़ा करता है, तुम लिखा करते हो, मैं खेला करता हूँ। इस तरह के जो शब्द होते हैं उसे अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। 10वां क्या है? शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, जिन संयुक्त क्रियाओं से क्रिया को करने के लिए शक्ति का पता चलता है उसे शक्ति बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो उससे शक्ति का बोध होता है, इसलिए ये सारे शब्द शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं। 11वां क्या और ये लास्ट है संयुक्त क्रिया के भेद का। ठीक है, पुनरुक्त, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, जब दो समान ध्वनि वाली क्रियाओं के जोड़ने का पता चलता है उसे पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खेला कूदा करता है, खेलना अलग क्रिया है और कूदना अलग क्रिया है, दोनों को ज्वाइंट करके एक साथ यूज किया जाता है, उसे पुनरुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खेला कूदा करता है, वो दौगा भागा करता है, इस तरह से। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्रिया पे चलते हैं। ये संयुक्त क्रिया खत्म हो गए, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? नाम धातु क्रिया, क्रिया को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण से मिलकर संयुक्त क्रिया को नाम धातु कहते हैं। यह धातुओं के नाम से बनी होती है, इसलिए इसे नाम धातु कहलाती है, कहते हैं। जैसे हाथ में हथियाना, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, दुखना से दुखना, चिकना से चिकनाना, लाठी से लठियाना, लत से लतियाना, पानी से पनियाना, बिलन से बिल गाना, स्वीकार से स्वीकाराना, अधिकार से अधिकाराना, उद्धार से उद्धारना, शर्म से शर्माना, अपना से अपनाना, लज्जा से लजाना, झूठ से झुठलाना, टक्कर से टकराना, लालच से ललचाना, सठिया से सठियाना, गरम से गरमाना, अपना से अपनाना, दोहरा से दोहराना आदि जो शब्द होते हैं ये नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, लुटेरों ने जमीन हथिया ली, उसने उन्हें लतिया दिया। इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संज्ञा शब्दों से बनाए हुए कुछ नाम धातु के उदाहरण। कौन से शब्दों से? संज्ञा शब्दों से। ठीक है, संज्ञा शब्दों और नाम धातु इस प्रकार है। शर्म से शर्माना, लोभ से लुभाना, बात से बतियाना, झूठ से झुठलाना, लात से लतियाना, दुख से दुखियाना। इस तरह से जो शब्द होते हैं वो संज्ञा के शब्द हैं और उससे नाम धातु बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वनाम शब्दों से बने नाम धातु के उदाहरण देख लेते हैं कुछ। अपना से अपनाना, पराया से परायाना, इसे ये है सर्वनाम से बने हुए नाम धातु। ठीक है, आगे चलते हैं। विशेषण से बने कुछ नाम धातु के बारे में देख लेते हैं। साठ से सठियाना, तोतला से तुतलाना, नरम से नरमाना, गरम से गरमाना, लज्जा से लजाना, लालच से ललचाना, फिल्म से फिल्माना। इस तरह से विशेषण से नाम धातु के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? अनुकरण बाची शब्दों से नाम धातु। अनुकरण बाची, थप थप, थपथपाना, थुर थर थर, थरथराना, कप कप, कपकपाना, टन टन, टनटनाना, बर वर, बरवराना, खट खट, खटखटाना आदि
शब्द। ठीक है, आगे चलते हैं। नाम धातु के बाद जो क्रिया है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया, जिन क्रियाओं के प्रयोग से यह पता चले कि कर्ता खुद कार्य ना करके किसी और से कार्य करवा रहा है या किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कटवाना, करवाना, बोलवाना, पढ़वाना, लिखवाना, खिलवाना, सुनाना, पिलवाना, पिलवाता, पिलवाती आदि। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लेते हैं। मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, अध्यापक बच्चे से पाठ पढ़वाता है, मैंने राधा से पत्र लिखवाया, उसने हमें खाना खिलवाया आदि। इस तरह के जो शब्द होते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के प्रेरक देख लेते हैं। ठीक है, दो प्रेरक होते हैं, प्रेरक कर्ता, प्रेरित प्रेरित कर्ता। ठीक है, प्रेरक कर्ता में देख लेते हैं, जो किसी और को प्रेरणा प्रदान करता है या प्रेरणा देता है उसे प्रेरक कर्ता कहते हैं, जैसे मालिक और अध्यापक। ठीक है, प्रेरित करता है, जो किसी और से प्रेरणा लेता है उसे प्रेरित कर्ता कहते हैं, जैसे नौकर और छात्र। ठीक है, प्रेरक प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता प्रेरक बनकर प्रेरणा देता है, उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ये सभी क्रियाएं सकर्मक होती है, जैसे माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, जोकर सर्कस में खेल दिखाता है। ठीक है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता खुद दूसरे को काम करने की प्रेरणा देता है, उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, जैसे माँ पुत्री से भोजन बनाती है, जोकर सर्कस में हाथी से कर्तव्य करवाता है, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के कुछ नियम इस प्रकार है। मूल मूल दो अक्षर वाली धातु से सॉरी मूल दो अक्षर वाली धातु में जब आना या बाना जोड़ दिया जाता है, पढ़ से पढ़ाना, पढ़वाना, चल से चलाना और चलवाना, ये है नियम है। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया दो अक्षर वाली धातु में जब ए या ओ जोड़ दिया जाता है तब दीर्घ स्वर को हास्य स्वर बना दिया जाते हैं, जैसे जीत से जिताना, जितवाना, लेट से लिटाना, लिटवाना। इस तरह से तीन अक्षर वाले धातु में जब आना और वाना जोड़ दिया जाता है तब भी बनता है, जैसे समझ से समझाना, समझाना और समझवाना, बदल से बदलाना और बदलवाना। इस तरह से। ठीक है, कुछ धातु में आवश्यकता अनुसार प्रत्यय लगाए जाते हैं, जैसे जी से जिलाना, जिलबाना। इस तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, पूर्णकालीन क्रियाएं। पूर्णकालीन क्रियाएं, पूर्णकालीन क्रिया किसे कहते हैं? पूर्णकालीन का अर्थ होता है पहले से हुआ, जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे कार्य में लग जाता है तब जो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है उसे पूर्णकालीन क्रिया कहते हैं। पूर्णकालीन क्रिया को धातु में कर या
करके लगाकर बनाया जाता है। जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की, चोर सामान चुराकर भाग गया, विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया, वह खाकर सो गया। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो पूर्णकालीन क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? तत्कालीन क्रिया। तत्कालीन क्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। तत्कालीन क्रिया, यह क्रिया ही पूर्णकालीन क्रिया की तरह मुख्य क्रिया से पहले खत्म होती है, लेकिन इसमें और मुख्य क्रिया में समय का अंतर ना होकर कर्म का अंतर होता है, उसे तत्कालीन क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे वह आते ही सो गया, शेर देखते ही वह बेहोश हो गया। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो तत्कालीन क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। कृदंत क्रिया क्या होता है? कृदंत क्रिया, कृदंत प्रत्यय को जोड़कर जो क्रिया बनाई जाती है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। अर्थात जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका एक नया क्रिया रूप बनाया जाता है उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चलता, भागता, दौड़ता, हंसता आदि, इस तरह के कृदंत क्रिया होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यौगिक क्रियाएं, जिन वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ आती है और दोनों मिलकर मुख्य क्रिया का काम करती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। इनमें पहले क्रिया पूर्णकालीन होती है। जैसे वह सामान रखकर गया, परीक्षा सिर पर आ चुकी है। इस तरह के क्रिया को यौगिक क्रियाएं कहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? सहायक क्रिया। आगे क्या है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने और अर्थ को पूरा करने के लिए सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती है। कभी एक से ज्यादा क्रिया सहायक क्रिया के रूप में आती है, लेकिन इनमें हेरफेर करने से क्रिया का काल परिवर्तन हो जाता है। जैसे वह आता है, तुम सोए हुए हो, इस तरह से सहायक क्रिया होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया किसे कहते हैं? जब कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को ही सजातीय क्रिया कहते हैं। अच्छे खेल खेल रहे हो, जैसे कि अच्छा खेल खेल रहे हो। वह अच्छी लिखाई लिख रहा है। इस तरह के जो क्रियाएं होती है उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे कौन सी क्रिया है? विधि क्रिया। विधि क्रिया क्रिया के लास्ट भागों में से एक है। विधि क्रिया कहते किसको है? जिस क्रिया से किसी भी प्रकार की आज्ञा का पता चले उसे विधि क्रिया कहते हैं। जैसे घर जाओ, ठहर जाओ, इस तरह के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लिंग क्या है? संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे हिंदी व्याकरण में लिंग कहते हैं। दूसरे शब्द में कहें तो संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। या सरल शब्दों में कहें, शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। बस पुरुष जाति जैसे बैल, बकरा, मोर, मोहन, लड़का आदि। स्त्री जाति जैसे गाय, बकरी, मोरनी, मोहनी, लड़की आदि। इस तरह को शब्द जो होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। दो पार्ट में, एक पुरुष जाति में और एक स्त्रीलिंग जाति में। जिससे जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, समझ में? अब चलते हैं लिंग के कितने भेद होते हैं? हिंदी व्याकरण में लिंग के दो भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं।
जैसे सजीव में आ जाते हैं तो कुत्ता, बालक, खटमल, पिता, राजा, घोड़ा, बंदर, हंस, बकरा, लड़का इत्यादि, ये सजीव जाति में पुल्लिंग के पार्ट हैं। निर्जीव पदार्थ में देखें मकान, फल, नाटक, लोहा, चश्मा इत्यादि, ये भी पुल्लिंग के हैं। भाववाचक में देख लेते हैं, भाव में दुख, लगवा, लगाव, तो इस तरह के जो शब्द आते हैं वो पुल्लिंग के हैं। दूसरा क्या है, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सजीव में देख लेते हैं माता, रानी, घोड़ी, कुतिया, बंदरियां, हंसनियां, लड़कियां, बकरियां, जू इत्यादि। ठीक है। अब निर्जीव पदार्थ में देख लेते हैं सुई, कुर्सी, गर्दन इत्यादि। भाव में देख लेते लज्जा, बनावट इत्यादि। इस तरह के जो शब्द आते हैं वो स्त्रीलिंग के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, हम आपको बताते हैं पुल्लिंग का पहचान। जैसे कुछ संज्ञा जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी इत्यादि, ये सारे शब्द संज्ञा हैं और ये पुल्लिंग के पार्ट हैं। अब समूहवाचक संज्ञा में देख लेते हैं मंडल, समाज, दल, समूह, वर्ग, ये सारे पुल्लिंग हैं। ठीक है। भारी और बेडौल वस्तु में देख लेते हैं जूता, रस्सा, लोटा, पहाड़ इत्यादि, ये सारे पुल्लिंग है। दिनों के नाम में देख लेते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। महीने के नाम देख लेते हैं फरवरी, मार्च, चैत, बैसाख, ठीक है, आदि, ये सारे पुल्लिंग नाम है। ठीक है। अपवाद में जनवरी, मई और जुलाई स्त्रीलिंग है। ठीक है। पर्वत के नाम में देख लेते हैं हिमालय, विंध्याचल, सतपुरा, अल्प्स, यूराल, कंचनजंगा, एवरेस्ट, फुजियामा आदि। ठीक है। देशों का नाम देख लेते हैं भारत, चीन, ईरान, अमेरिका, ये सारे पुल्लिंग हैं। नक्षत्रों व ग्रहों के नाम देख लेते हैं सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, आकाश, बृहस्पति, बुध, ये सारे पुल्लिंग हैं। धातु में देख लेते हैं सोना, तांबा, पीतल, लोहा, ये सारे पुल्लिंग हैं। वृक्षों में देख लेते हैं अमरूद, केला, शीशम, पीपल, देवदार, चिनार, बरगद, अशोक, पलाश, आम आदि, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। आगे चलते हैं। अनाजों के नाम में देख लेते हैं गेहूं, बाजरा, चना, जौ, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है। और अपवाद में देख लेते हैं मक्की, ज्वार, अरहर, मूंग, ये सारे स्त्रीलिंग है। रत्नों के नाम में देख लेते हैं नीलम, पुखराज, मूंगा, माणिक्य, पांत्रा, मोती, हीरा, ये सारे रत्नों के नाम है और ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। फलों के नाम में देख लेते हैं फूलों के नाम में गेंदा, मोतिया, कमल, गुलाब, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। देशों के नगरों के नाम में दे देते दिल्ली, लंदन, चीन, रूस, भारत, ये सारे पुल्लिंग है। द्रव पदार्थ के नाम में देख लेते हैं शरबत, दही, दूध, पानी, तेल, कोयला, पेट्रोल, घी आदि, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। और स्त्रीलिंग कौन सा है, चाय, कॉफी, लस्सी, चटनी, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। समय के नाम पर देख लेते हैं घंटा, पल, क्षण, मिनट, सेकेंड, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। द्वीप के नाम में देख लेते हैं अंडमान निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यू फाउंडलैंड आदि, ये सारे द्वीप के नाम है और ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। सागर के नाम में देख लेते हैं हिंद महासागर, प्रशांत महासागर,
अरब सागर, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, पुल्लिंग महासागर है। वर्णमाला में देख लेते हैं। क ख ग घ त थ द त थ अ आ उ आदि जो शब्द हैं ये सारे पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग कौन है? ई, बड़ी ई, री, ये सारे स्त्रीलिंग है। ठीक है, शरीर के अंग के बारे में देख लेते हैं, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, देख लेते हैं। हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, सिर, मस्तक, मुंह, घुटना, हृदय, दांत, ये सारे पुल्लिंग है। जीभ, आंख, नाक, उंगलियां, ये सारे स्त्रीलिंग है। ठीक है, आगे चलते हैं। अक्रांत संज्ञा क्या? जो शब्द आते हैं जैसे गुस्सा, चश्मा, पैसा, छाता, ये सारे पुल्लिंग है। दान, खाना, बाला आदि ये अंत में होने वाला है। जो अधिकतर शब्द पुल्लिंग होते हैं जैसे खंदान, पिकदान, दवाखाना, जेल खाना, दूध वाला, घी वाला, ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, अ आ आव, पा पन क त आबा तथा औरा से अंत होने वाली संज्ञा पुल्लिंग होते हैं। जैसे अ से जैसे खेल, रेल, बाग, हार, यंत्र। आ से जैसे लोटा, मोटा, छोटा, घोटा, घोरा, हीरा इत्यादि। आप से जैसे पुलबाव, द्वाराव, बहाव, फैलाव, झुकाव। पा से बुढ़ापा, मोटापा, पुजापा, इस तरह से जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग के में आता है। पन से देख लेते हैं, लड़कपन, अपनापन, बचपन, सीधापन, टेढ़ापन। तो ये सारे शब्द जो है वो पन से होता है, जिसके लास्ट में पन होता है, और ये पुल्लिंग होता है। क में देख लेते हैं, लेखक, गायक, बालक, नायक इत्यादि, ये सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो से देख लेते हैं, ममत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, मनस्वत्व, ये सारे शब्द पुल्लिंग के अंदर आता है। आवा में देख लेते हैं, हुलावा, छलावा, दिखावा, चढ़ावा इत्यादि, ये शब्द है पुल्लिंग है। ठीक है, औरा से देख लेते हैं, पकौड़ा, हथौड़ा, तो ये सारे शब्द जो होते हैं पुल्लिंग होता है। मच्छर, गेंडा, कौवा, भालू, तोता, गिदर, जिराफ, खरगोश, जेवरा आदि सदैव पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, कुछ प्राणीवाचक शब्द जो सदैव पुरुष जाति का बोध कराते हैं जैसे बालक, गिद्दर, कौवा, कवि, साधु इत्यादि, ये सारे पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, आपने देख लिया पुल्लिंग कैसे पहचान सकते हैं। 25 रूल मैंने बताया है, वो 2500 आपको याद हो जाएगा, तो आप पुल्लिंग आसानी से आप समझ सकते हैं। अब चलते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। ठीक है, स्त्रीलिंग कैसे पहचानते हैं, ठीक है, उसका मैं भी बताता हूँ। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम आते हैं। जैसे कुछ संज्ञा हमेशा स्त्रीलिंग रहती है, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना, ये सारे स्त्रीलिंग ही है होते हैं। समूहवाचक संज्ञा में देख लेते हैं, वीर, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा। प्राणीवाचक संज्ञा में देख लेते हैं, घाय, संतान, सौतन इत्यादि। छोटी और सुंदर वस्तु में देख लेते हैं, से जूती, रस्सी, लुटिया, पहाड़ी इत्यादि, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। नक्षत्र में देख लेते हैं, अश्विनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, वर्गनी, रोहिणी इत्यादि, ये सारे स्त्रीलिंग नक्षत्र हैं। जैसे बोली में देख लेते हैं, मेवाती, ब्रज, बुलंदली, ये सारे स्त्रीलिंग बोली है। नदियां का नाम देते हैं, रवि, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतजल, रावी, ब्यास, गोदावरी, झेलम, गंगा इत्यादि, ये जो नदी हैं सारे स्त्रीलिंग नदी है। भाषाओं व लिपियों के नाम देख लेते हैं, देवनागरिक, अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी, अरबी, फारसी, जर्नल, बंगाली इत्यादि, ये सारे स्त्रीलिंग है।
पुस्तकों का मतलब है कुरान, रामायण, गीता, ये सारे स्त्रीलिंग है। इस तिथियों का नाम देख लें, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा इत्यादि, ये सारे स्त्रीलिंग है। आहार का नाम देख लेते हैं, सब्जी, दाल, कचौरी, पूरी, रोटी, ये सारे स्त्रीलिंग है। अपवाद में हलवा, अचार, रायता, ये पुल्लिंग है। इक्रांत वाले शब्द देख लेते हैं, नानी, बेटी, मामी, भाभी, ये सारे स्त्रीलिंग है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, आ, ता, आई, आवट, या, आहट आदि प्राय लगाकर जिस स्त्रीलिंग शब्द जिस भी लगातार भी स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, जैसे आ से लेते भाषा, कविता, प्रजा, दया, विद्या, ये सारे आ से बनते हैं और ये सारे स्त्रीलिंग है। ता से देख लेते हैं, गीता, ममता, लता, संगीता, माता, सुंदरता, मधुरता, ये सारे ता से शब्द है और ये स्त्रीलिंग है। आई से देख लेते हैं, सगाई, मिठाई, घुनाई, पिटाई, धुलाई इत्यादि, ये सब आई से बनता है और ये सारे स्त्रीलिंग शब्द है। आवट से देख लेते हैं, सजावट, बनावट, खिलावट, सटावट, ये सारे आवट से बनता है और इसलिए सारे स्त्रीलिंग शब्द है। या से देख लेते हैं, कुटिया, बुढ़िया, चीरिया, बिंदिया, घिटिबिया इत्यादि, ये सारे या से बनता है और इसलिए ये स्त्रीलिंग शब्द है। आहट से चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट, कवराहट, ये सारे आहट से बनते हैं। इसलिए शरीर के कुछ अंग के नाम जो स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे आंख, नाक, जीभ, पलके, ठोड़ी इत्यादि। कुछ आभूषण और परिधान भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे साड़ी, सलवार, चुंदरी, धोती, टोपी, पैंट, कमीज, पगड़ी, माला, चूड़ी, बिंदी, कंघी, नथ, अंगूठी, हौसली आदि। कुछ मसाले जो होते हैं वो भी स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्ची, धनिया, इलायची, अजवाइन, सौंफ, चिरौंग, चीनी, कलौजी, चाय, कॉफी इत्यादि, ये सारे स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये स्त्रीलिंग यही खत्म होता है। ठीक है, आगे कुछ नोट्स में बना रखा हूं, मैं नोट्स बताता हूं। ठीक है, नोट्स। हिंदी भाषा में वाक्य रचना में क्रिया का रूप लिंग पर ही निर्भर करता है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया की रूप भी पुल्लिंग होगा। यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया का जो रूप होगा वो स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है पूरा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में वो कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती रहती है। ठीक है, अब नीचे कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक, सभापति, वकील, डॉक्टर, सेक्रेटरी, गवर्नर, लेक्चरर, प्रोफेसर, ये सारे शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग में भी वही यूज होते हैं और स्त्रीलिंग में भी सेम जगह होते हैं। जैसे बर्फ, मेहमान, शिशु, दोष इत्यादि, इन शब्दों का भी लिंग का परिचय योजन चिन्ह के अथवा क्रिया अथवा विशेषण से मिलता है। ठीक है, लिंग यही खत्म होता है। सर्वनाम क्या है? हिंदी ग्रामर के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सर्वनाम के बारे में बताऊंगा। ठीक है, सर्वनाम के पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। सर्वनाम क्या है, उसके कितने भेद होते हैं, भेद के कितने भेद होते हैं, एग्जाम्पल उसके उदाहरण के साथ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कितने भेद होते हैं, सर्वनाम क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है। ठीक है, अब सर्वनाम क्या होता है मैं उसको बताता हूँ। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यह डिफिनीशन है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति रोककर वाक्य को सौंदर्ययुक्त बनाता है। इसका क्या मतलब हुआ? संज्ञा वो चीज है, जैसे कि ब्यूटी पार्लर में कोई भी लेडीज जाता है, उसको जो ऊपर से पॉलिश करके उसको स्नो पाउडर लगा के जो नया रूप रंग दिया जाता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो
संज्ञा का प्रयोग होता है, उसको बदलकर संज्ञा के ऊपर कुछ चढ़ा के बढ़ा के स्नो पाउडर लगा के जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं, मगर वो संज्ञा के स्थान पर ही प्रयोग होता है। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ये भी अदर वर्ड में है, जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वो, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि। ये सारे शब्द जो हैं सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्द से बने होते हैं जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। ठीक है, आइए एक उदाहरण के थ्रू मैं आपको बताता हूँ सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके उदाहरण में देख लेता हूँ। ठीक है, राधा नृत्य करती है, राधा का गाना भी अच्छा होता है, राधा गरीबों की मदद करती है। एक तो ये पूरा सेंटेंस है जिसमें राधा संज्ञा है। ठीक है, बाकी एक वाक्य है, राधा नृत्य करती है, राधा का गाना भी अच्छा होता है, राधा गरीबों की मदद करती है। एक तो लोग ये बोलते हैं, दूसरा एक ये बोलता है राधा नृत्य करती है, उसका गाना भी अच्छा होता है, वह गरीबों की मदद भी करती है। तो इस दो सेंटेंस सेम, मतलब तो सेम ही निकल रहा है। ठीक है, मगर राधा के जगह पे वह यूज किया गया, राधा की जगह पे उसका यूज किया गया, तो इससे क्या हुआ, बदल गया। शब्द को हम बदल के सर्वनाम को यूज किया, राधा के स्थान पर उसके, और जो सर्वनाम वर्ड यूज हुआ है वो राधा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे राधा मतलब वह, राधा मतलब उसका, तो राधा का गाना भी अच्छा लगता है, उसका गाना भी अच्छा लगता है। राधा गरीबों को मदद करती है, तो वह गरीबों की मदद करती है। राधा एक बार यूज कर लिया आपने, उससे सारे वाक्य समझ में जाते हैं कि वो सारे राधा को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया सर्वनाम। आगे चलते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, नीचवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, 6 सर्वनाम होते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, आगे वाला जो टॉपिक आएगा, पुरुषवाचक वो क्या होता है, उसके उदाहरण और उसके कितने भेद होते हैं। हर सर्वनाम के जो भेद हैं उसके डिफिनीशन, उसके उदाहरण के साथ मैं आपको समझाऊंगा सर्वनाम के भेद। ठीक है, चलते हैं। तो पहला कौन सा है? पहला जो पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, ये खुद के लिए करते हैं लोग। तुम और आप, ये दूसरों के लिए, सुनने वालों के लिए करते हैं। यह, वह, ये, वो, ये किसी और के बारे में बताने के लिए करते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैं देख लेता हूं। मैं फिल्म देखना चाहता हूं, इसमें मैं जो है वो मैं हो गया पुरुषवाचक, मैं खुद के लिए यूज किया गया। मैं फिल्म देखना चाहता हूं, मैं घर जाना चाहती हूं। आप कहते हैं तो ठीक ही होगा, तुम जब तक आए तब तक वह चला गया। आजकल आप कहाँ रहते हैं, वह पढ़ने में बहुत तेज है। इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिसमें अपने आप को या अब दूसरों के लिए डिनोट या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाता है, तो उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे चलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है उसके अंतर्गत आने वाले शब्द को कहते हैं उत्तम पुरुष। जैसे मैं, मेरा, मेरे, मेरी, मुझको, मुझको, मुझे, हम, हमें, हमको, हमारा, हमारे, हमारी इत्यादि जो शब्द होता है वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, या ये शब्द सारे उत्तम पुरुष के अंतर्गत उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूं, हम दो, हमारे दो,
तो इस तरह के उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, इसके अंतर्गत उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? तुम, तुझे, तुझको, तेरा, तेरी, तेरे, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, आप आदि जो शब्द हैं वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम बहुत अच्छे हो। ठीक है, तो इस तरह के जो वाक्य बनते हैं वो किसी और को सुनने वालों के लिए किया जाता है, उसको कहते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, अब कौन सा है? अब है अन्य पुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए होता है, उसे कहते हैं अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं? यह, वह, ये, वो आदि आते हैं। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण भी शामिल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अपने पुरुषवाचक सर्वनाम के सारे भेद जानेंगे। आगे चलते हैं। आगे कौन से हैं? आगे जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज को अपने साथ दर्शाने या अपनी बताने के लिए करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूंगा, मैं वहां अपने आप चला जाऊंगा। तो ये सारे शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जो वक्ता है खुद के लिए, स्वयं के लिए, और अपने आप का प्रयोग कामों को खुद से जोड़ने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए वो हो, वहां पर जहां आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो, वहां यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहां आप शब्द का प्रयोग अपने के लिए हो, वह नीचवाचक होता है। ठीक है, अब निजवाचक के बाद कौन सा आते हैं? अब निश्चयवाचक। कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो, वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे यह, वह, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि यह कार मेरी है, वह मोटरसाइकिल तुम्हारी है, यह पुस्तकें मेरी है, यह मिठाइयां है, यह एक गाय है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं, यह, वह, ये, वो, इसका इस्तेमाल जो किया गया है वस्तु, व्यक्ति आदि की निश्चितता का बोध कराने के लिए किया गया है। ठीक है, अतः यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब निश्चयवाचक सर्वनाम के बाद कौन सा सर्वनाम आता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता है, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम को उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कुछ, कोई, इस तरह के जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। ठीक है, जैसे मुझे कुछ खाना है, इसमें कोई निश्चित नहीं क्या खाना है। ठीक है, मेरे खाने में कुछ गिर गया, क्या गिर गया पता नहीं, इसलिए कुछ गिर गया, इस अनिश्चय है। ठीक है, मुझे बाजार से कुछ लाना है, कोई आ रहा है, मुझे कोई नजर आ रहा है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं, इस तरह के जो शब्द होते हैं, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिसमें किसी भी निश्चितता का प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है, उन शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कब, कहां आदि, ये सारे शब्द क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के सूचक हैं। जैसे कि देखो तो कौन आया है, आपने क्या खाया है। तो
ऊपर दिए गए जो शब्द हैं, जो दो शब्द दिए हमने, उसमें कौन और क्या शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसमें व्यक्ति या वस्तु दोनों के लिए किया गया है। ठीक है, और ये जानने की कोशिश किया गया कि ये है क्या, तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं उससे, तो इसलिए ये जो सर्वनाम है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के बाद कौन सा सर्वनाम आते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति वस्तु का संबंध बताने के लिए किया जाए वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को संबंध बताने के लिए किया जाए वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जैसे, वैसे, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। जो सेवा सोएगा वो खोएगा, जो जगेगा वो सो पाएगा। जैसा बताओगे वैसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसे ऊपर दिए हुए जो, सो, जो, सो, जैसा, वैसा का प्रयोग करने के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु में संबंध बताया जा रहा है। ठीक है, तो अतः इस तरह के जो शब्द आते हैं या इस तरह के जो वाक्य होते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये संबंधवाचक सर्वनाम सर्वनाम के छठे वेद थे। चलिए शुरू करते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होता है। वाक्य की जो छोटी इकाई होता है ना उसे क्या कहते हैं, उपवाक्य। उपवाक्य से जो छोटी इकाई होता है पदबंध होता है। पदबंध से जो छोटी इकाई होता है उसे पद कहते हैं। पद से भी एक छोटी इकाई होता है उसे अक्षर कहते हैं, और अक्षर के जिस सबसे छोटी इकाई होता है उसे ध्वनि कहते हैं, और ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण समझ में आ गया क्या? सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, अब वर्णमाला बताते हूँ। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं, और इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। मैंने ऊपर अभी बताया आपको। ठीक है, वर्णमालाओं को व्यवस्थित करने के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। सॉरी, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों को समूह को, जो वर्ण होते हैं उसके समूह को व्यवस्थित करने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसे कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला के आगे चलते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, जिनमें से 10 स्वर्ण वर्ण हो और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, इनमें से 13 स्वर्ण वर्ण होते हैं, 35 व्यंजन वर्ण होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, वर्णमाला के 2 प्रकार के होते हैं। वर्णमाला 2 भेद होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहला भाग कौन कौन से होते हैं, स्वर्ण वर्ण, और दूसरा होते हैं व्यंजन। ठीक है, वर्णमाला के 2 भाग होते हैं, स्वर्ण वर्णमाला और व्यंजन वर्णमाला। आगे चलते हैं, देखते हैं स्वर्ण वर्णमाला किसे कहते हैं। अब स्वर्ण वर्णमाला पर चलते हैं। जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उसे स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 ही स्वर होते हैं। स्वर के उदाहरण पर देख लेते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर देख लेते हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है, उच्चारण के आधार पे स्वर्ण। ठीक है, स्वर
उच्चारण के आधार पर स्वर है। अब लेखन के आधार पर स्वर देख लेते हैं। अ, आ, ए बड़ी ए, ओ बड़ा ओ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आ, री आदि होते हैं। ठीक है, स्वर समझ गए। अब आते हैं व्यंजन पे। ठीक है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। वर्णमाला में कुल 35 व्यंजन होते हैं। ठीक है, जो वर्ण स्वरों के सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं, और हर व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर लगा होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता है। और कितने हैं वर्णमाला में व्यंजन? 35 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं मैं बताता हूं आपको। क वर्ग में होता है क, ख, ग, घ, र। च वर्ग में होता है च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में कौन कौन से होते हैं? ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में कौन कौन से होते हैं? त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। य अंस्थ वर्ग में होता है, अंस्थ वर्ग में होता है य, र, ल, व। उसमें होता है तालम स, मूर्धन स, धन स और ह। संयुक्त व्यंजन में होता है अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र। ठीक है, व्यंजन पूरा डिटेल आपको मिल गया व्यंजन का। बस ये व्यंजन था। आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्द में कहें तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी के नाम में एग्जांपल लेता हूं। प्राणी के नाम में है मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि। ये सारे जो है ना प्राणी के नाम है। जैसे वस्तु के नाम में आते हैं, वस्तु के नाम में जैसे अनार, रेडियो, किताब, संदूक इत्यादि, ये वस्तु के नाम है। स्थान के नाम में कहते हैं कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ, और भी बहुत सारा जगह के नाम है, पटना, हैदराबाद, मद्रास, इस तरह के जो जगह के नाम हैं उसको क्या कहते हैं? वो भी एक संज्ञा है। भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं, जैसे वीरता, बुढ़ापा, मिठास इत्यादि। इस तरह के वस्तु के नाम, प्राणी के नाम, स्थान के नाम, भाव, गुण इत्यादि जिसका बोध हो उसको संज्ञा कहते हैं। ये डिफिनेशन में लिखा हुआ है, बाकी ये एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे संज्ञा के कितने प्रकार के होते हैं संज्ञा देखते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः ये 3 प्रकार की ही संज्ञा होती है, परंतु जातिवाचक संज्ञा के 2 और प्रकार होते हैं, जिसकी वजह से संज्ञा के 2 और प्रकार बढ़ जाते हैं, और इसके 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं, जातिवाचक के 2 प्रकार और बढ़ जाते हैं, जिसके कारण ये 5 प्रकार कहते हैं। ग्रामर में या हिंदी ग्रामर में, व्याकरण में सिर्फ 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे चलते हैं। जितने प्रकार के संज्ञा हैं उसके बारे में मैं बात करता हूं आगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है? जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश,
महेश, गंगा, हिमालय। रमेश एक व्यक्ति का बोध होता है, महेश भी व्यक्ति का बोध होता है, गंगा एक व्यक्ति का बोध है, हिमालय भी एक टाइप के व्यक्ति हैं। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, दिशाओं, देशों, राष्ट्रीयता, समुद्रों, नदियों, पर्वतों, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, घटनाओं, दिन, महीनों, त्योहार, उत्सवों इत्यादि के स्थान दिया जाता है। ठीक है। उदाहरण: श्याम, सुरेश, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, भारत, भारतीय, हिंदू महासागर, हिमालय, दिल्ली, त्रिदेव, दैनिक जागरण, मई, बुधवार, होली, दिवाली जैसे शब्द व्यक्तिवाचक शब्द हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा आप समझ गए। आगे चलते हैं। व्यक्तिवाचक के बाद जो संज्ञा है वो कौन सी संज्ञा है? वो है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों तथा प्रवृत्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संबंधियों, व्यवसायों, पदों तथा कार्यों, पशु पक्षियों, वस्तुओं तथा प्राकृतिक तत्व के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पर भाई, बहन, प्रोफेसर, मनुष्य, नदी, घोड़ा, गाय, पशु, वर्षा, ज्वालामुखी, राजा, मंत्री, कुर्सी, घोड़ा, बनिया, ब्राह्मण, लड़का, नर, नारी, आदमी, औरत, पहाड़, नदी, घाटी, समुद्र, द्वीप, तालाब, अनाज जैसे शब्द जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा समझ गए। अब चलते हैं भाववाचक संज्ञा पे। ठीक है। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ का अपना एक स्वभाव होता है। मनुष्य का स्वभाव मनुष्यत्व तथा पशु का स्वभाव हरकत क्या है? पशुत्व कहलाता है। ठीक है। भाववाचक संज्ञा के एक शब्द से एक ही शब्द का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा में एक शब्द से एक ही शब्द का बोध होता है। इस कारण से शब्दों का प्रयोग उसके उसी रूप में होता है। बहुवचन के प्रयोग संभव नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर भाववाचक संज्ञा के उदाहरण के तौर पे लंबाई, नम्रता, चाल, समझ, मनुष्यत्व, देवत्व, पुरुषत्व, अपमान, बंधुत्व, मर्दाना, शीतलता, मिठास, तीखापन, बुढ़ापा, मित्रता, गर्मी, सर्दी, निजत्व, मित्रता, पढ़ाई, लड़ाई, कराई, प्रहार इत्यादि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? समूहवाचक संज्ञा। कौन सा है? समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह अथवा बहुलता का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, दल, संघ, गुच्छा, कुंज इत्यादि शब्दों समूह का बोध होता है। उदाहरण के तौर पर मेला, भीड़, बाजार, प्रदर्शन, रैली, सेना, जुलूस, पार्टी, कुंज, धौध, जमावड़ा, सैलाब, युद्ध, समुदाय, हुजूम, सेना, झुंड, गिरोह इत्यादि समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी धातु, द्रव्य तथा ऐसे वस्तुओं जिसे नापा
तौला जा सके का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे दूध, दही, सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, पानी, पित्तल, तांबा, तेजाब, शराब, घी, जल, खून, तेल, पारा इत्यादि शब्द जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, ये हो गए पांचों संज्ञा के प्रकार। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ट्रांसफर कर लेते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा में दिया हो कोई शब्द तो उसको भाववाचक संज्ञा में ट्रांसफर करना है, कन्वर्ट करना है, निर्माण करना है भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा से। ठीक है, जैसे बूढ़ा एक जातिवाचक संज्ञा है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा हो गया, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, लड़कपन एक भाववाचक संज्ञा है, मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है, मित्रता भाववाचक संज्ञा है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, मनुष्यत्व भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा में कैसे, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। गर्म ये विशेषण है, गर्मी भाववाचक संज्ञा है। मीठा विशेषण है, मिठास भाववाचक संज्ञा है। कठोर विशेषण है, कठोरता भाववाचक संज्ञा है। नर्म विशेषण है, नर्मता ये भाववाचक संज्ञा है। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। चढ़ना एक क्रिया है, चढ़ाई, पढ़ना पढ़ाई, रोना रुलाई, दौड़ना दौड़, ये सारे भाववाचक संज्ञा क्रिया से बनाया गया है। ठीक है, सर्वनाम से कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा। अपना अपनाना, निज जित्व ये सर्वनाम था और इसको भाववाचक संज्ञा में का निर्माण किया गया। ठीक है, अव्यय से कैसे बनाते हैं भाववाचक संज्ञा। दूर दूरी, समीप समीपत्व, इस तरह से आप भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। अगला क्या है, अगला देख लेते हैं। अगला है संज्ञा का रूप परिवर्तन। संज्ञा का रूप परिवर्तन, संज्ञा के प्रयोग में कभी कभी परिवर्तन भी होता है। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में तथा भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, मेरा इसका कहने का मतलब यह है कि संज्ञा का रूप परिवर्तन, जैसे जातिवाचक संज्ञा हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में कभी कभी हो जाता है प्रयोग, और व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो अगर हो तो जातिवाचक संज्ञा में हो जाता है प्रयोग, तथा भाववाचक संज्ञा में हो तो जातिवाचक में हो जाता है प्रयोग कभी कभी। वो उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे देवी एक जातिवाचक संज्ञा है, से दुर्गा बना दो तो दुर्गा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गोस्वामी एक जातिवाचक संज्ञा है, तुलसी एक तुलसीदास, गोस्वामी तो जातिवाचक संज्ञा है और तुलसीदास व्यक्तिवाचक संज्ञा। भीम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसका प्रयोग कहीं जगह वीर के रूप में भी होता है, तो ये वीर जो होता है, भीम मतलब वीर होता है, वीर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। पहलवान भाववाचक संज्ञा है, इसका प्रयोग वस्त्र जातिवाचक संज्ञा में होता है। संज्ञा के रूप लिंग वचन तथा कारक चिन्ह के रूप में बदलते हैं। जैसे लड़का खाता है, लड़की खाती है, लिंग के आधार पर भी संज्ञा का परिवर्तन हो गया। लड़का खाता है, लड़के खाते हैं, वचन के आधार पर परिवर्तन हो गया। इसमें एक वचन है, लड़का एक है, बहुवचन हो गए लड़के। लड़का लिंग है, पुरुष लिंग है, और लड़की स्त्रीलिंग है। लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया, कारण चिन्ह के आधार पर परिवर्तन हो गया संज्ञा का। आपने देखिए संज्ञा के रूप परिवर्तन आपने देख लिया। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे संज्ञा के पहचान क्या है। अब संज्ञा के पहचान बताते हैं। कुछ संज्ञा शब्द प्राणीवाचक होता है तो कुछ संज्ञा शब्द अप्राणीवाचक। कुछ शब्द गणनीय होता है तो कुछ शब्द अगणनीय है। अब प्राणीवाचक क्या होता है, वो शब्द जिससे किसी सजीव, वो शब्द जिससे किसी सजीव वस्तु का बोध हो, जिसमें प्राण हो, उसे
प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। जो सजीव वस्तु होता है उसे प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं, जो निर्जीव वस्तु होता है उसे अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। अब प्राणीवाचक संज्ञा में लड़का, गाय, रमेश, लड़का मतलब आदमी, वो सजीव है, गाय एक सजीव जानवर है, और रमेश एक आदमी का नाम है, इसका मतलब वो भी सजीव है। ये सारे सजीव हैं, इसलिए प्राणीवाचक संज्ञा में आते हैं। अप्राणीवाचक में, जिसमें असजीव को, जिस वस्तु में प्राण ना हो वो अप्राणीवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मेज, रेलगाड़ी, मकान, पुस्तक, पर्वत, ये सारे जो हैं अप्राणीवाचक संज्ञा हैं, ये सजीव नहीं है। ठीक है, ये सारे निर्जीव आइटम को, निर्जीव वस्तु को अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं, सजीव वस्तु को प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं गणनीय और अगणनीय संज्ञा पे। गणनीय संज्ञा किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात की जा सकती है, वह शब्द गणनीय। अब चलते हैं गणनीय पे। गणनीय, जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात की जा सकती है, वह शब्द गणनीय कहलाएगा। जिसकी काउंटिंग, जिसकी गिनती हो सके, जिसको हम तौल सके, या जिसको हम काउंटिंग कर सके। जैसे लड़का काउंट किया जाता है, 10-20 लड़के हैं, 40-50 लड़के हैं, 100 लड़के हैं, 500 लड़के हैं। पुस्तक 500 पुस्तकें हैं। भवन 400 भवन हैं। गाय 350 गाय हैं। केले 2 दर्जन हैं। जैसे कि 12 केले हैं तो 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 2 दर्जन में 24 केले हैं। ठीक है, संज्ञा है। जिस व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि की गणना नहीं की जा सकती है, उसकी संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है, वह शब्द अगणनीय संज्ञा कहलाएगा। जैसे दूध, इसको गिनो भाई, कितने दूध है? किलो तो कर सकते हो, मगर गिन नहीं सकते हो ना। पानी गिनो, नहीं गिन सकते। हवा गिनो, नहीं गिन सकते। मित्रता गिनो, नहीं गिन सकते हो। तो इस तरह के जो संज्ञा होते हैं अगणनीय होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इस संज्ञा के सारे डिटेल मैंने बता दिया है। इसके बाद जो है कुछ मैंने क्विज प्रश्न उत्तर बताए हैं, यहाँ पे कुछ प्रश्न डाले हैं, जो हमने ऊपर जो भी आपको समझाया है, संज्ञा के प्रकार, पूरा डिटेल आपको दिया है संज्ञा के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे मैंने लगभग 6 प्रश्न डाले हैं। इसका आंसर मैंने आंसर भी दिए हैं, ऑप्शंस भी दिए, ABCD। तो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से जो भी राइट आंसर, जैसे क्वेश्चन 1 का ए आंसर ठीक है, क्वेश्चन बी का मतलब क्वेश्चन 2 का ए आंसर ठीक है, इस तरह के जो भी आंसर इसका ठीक है, वो इस कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर जरूर डालें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है कि आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। नहीं सीख रहे होंगे तो दूसरा वीडियो बनाएंगे, अगर सीख रहे होंगे तो फिर दूसरे चैप्टर पे वीडियो बनाएंगे। ठीक है, हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए आप कमेंट जरूर करें, इसका आंसर जरूर लिखें। ठीक है, अब जैसे इसमें जो क्वेश्चंस हैं, कभी किस संज्ञा का भेद का शब्द है, ये बताएं। मुस्कुराहट किस प्रकार के संज्ञा के उदाहरण हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा शराब का जातिवाचक संज्ञा परिवर्तन करने से क्या शब्द बनता है। जिस संज्ञा से अनेक वस्तु अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध करने वाली संज्ञा क्या कहलाती है। बालपन किस संज्ञा का उदाहरण है। तो ये सारे जो प्रश्न है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, जो आने वाला टॉपिक है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। लिंग के बारे में बताऊंगा, जो इसमें थोड़ा सा डेमो दे रखा है। जो शब्द स्त्री या पुरुष में भेद उत्पन्न करता है उसे लिंग कहते हैं। वचन शब्द आने वाला है, वचन जो टॉपिक है वो आएगा। वचन किसे कहते हैं, जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे। कारक, वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द या वाक्य में उपस्थित वह शब्द जिससे पूरी घटना या उद्देश्य की पूर्ति हो उसे कारक कहते हैं। तो ये तीनों जो टॉपिक है, इसके बाद जो आने वाले टॉपिक के लिस्ट हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और इस पूरा वीडियो देखने के लिए आपको पूरा कोटि से पूरा धन्यवाद। थैंक यू।